नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी। इनके साथ पिछले करीब 15 दिनों से हम लोग या ज़्यादा दिन हो गए, एंडी ब्रो बताएँगे, बिहार की टटका खबर लेकर हाजिर हो रहे हैं, जिसका आप लोगों ने बहुत खैर मकदम किया है, बहुत-बहुत स्वागत किया है। और वो हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ हो गई है। इसलिए डर के मारे हम लोग उस पर कोई विराम नहीं लगा रहे हैं और जब तक चुनाव नहीं होगा, चुनाव के नतीजे यानी 14 नवंबर तक बिहार की टटका खबर आप सब लोगों के लिए हाजिर होती रहेगी। लेकिन शुरुआत एक चुटकुले से। चुटकुला सुनाया है राजद सुप्रीमो, हैं? हाँ, सुप्रीमो ही कह लिया जाए क्योंकि अब तो लालू यादव वैसे ही हो गए हैं, जैसे कभी शाहजहां हुआ करता था औरंगजेब के काल में। तो राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने एक चुटकुला सुनाया है, कहा है कि उनकी सरकार बनी तो 20 महीने के अंदर बिहार के, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, बिहार के हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। एंडी ब्रो, हिसाब किताब मेरा जरा कमजोर है, हिसाब लगाइएगा कि 14 करोड़ बिहारी, मान लीजिए कि 3 करोड़ या 4 करोड़ विस्थापित हैं, कहीं कहीं लात जूता घुसा खा के जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, अमेरिका से लेके और मुनीरका तक, और हर एक जगह लतियाए जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 10 करोड़ जनसंख्या, तो परिवार करीब 2 करोड़ तो होना चाहिए ऑन एन एवरेज। मैं सही जा रहा हूं? और 2 करोड़ परिवारों में एक-एक नौकरी, मतलब 2 करोड़ नौकरियां उनको देनी होंगी 20 महीने दो के अंदर। दो 2 से 3 करोड़ नौकरियां तो आराम से, 2 से 3 करोड़ तो आराम से चाहिए। अगर हम लोग मान लें कि एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो करीब करीब 14 करोड़ की बिहार की आबादी है। तो ये सीधे सीधे 3 करोड़ लोगों की नौकरियों की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ परिवारों की बात कर रहे हैं। 3 करोड़ अगर ना भी माने, कम भी करके मानेंगे कि बिहार में परिवार बड़े होते हैं, ये कहते हुए अगर 3 करोड़ के बदले आप इसको 2.5 करोड़ 2 करोड़ भी जोड़े तो 2 करोड़ सरकारी नौकरियां भी कम नहीं होती। कुल सरकारी नौकरियां अगर बिहार की अभी अगर आप जोड़िएगा तो 10 लाख निकले। सबसे बड़ी जो एजेंसी होती है, सबसे बड़ी रेलवे को माना जाता था कि सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली रेलवे होती है, जिसकी वजह से जो जॉर्ज फर्नांडिस ने जब हड़ताल करवा दी थी तो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल कहा जाता था। तो वो हड़ताल सब दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल इसलिए कहा जाता था क्योंकि 6 लाख के करीब जो एम्प्लॉय होते थे रेलवे में, भारतीय रेलवे में, वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज वाले संगठन के रूप में जाना जाता था। तो 6 लाख पे ये स्थिति होती थी। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि बिहार में जो 10 लाख 20 लाख के बीच नौकरियां हैं और आप कह रहे हैं कि इनको बढ़ा करके 2 करोड़ नौकरियां कर देंगे, तो 2 करोड़ नौकरियां कौन से जादू से पैदा करेंगे? एंडी मतलब ब्रो कुछ भी आपके आकर के साथ बोल गए, स्टेज पे आए, चमड़े का, बिहार में कहते हैं ना, चमड़े का मुंह है हिला दिया। कौन सा भाई रबर बैंड इलास्टिक थोड़ी था कि खींच देने से वो नमर जाएगा, खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चमड़ा का था, चमड़े जितना की बड़ा है चीज समेट के थी, उतना ही बड़ा फिसल हो गई। जाएगा। हिला चमड़े दिए। की चीज थी, फिसल गई। लेकिन एंडी ब्रो आपके साथ यही दिक्कत है, चुटकुले पर हंसने तो दीजिए, पहले आप गंभीरता से बात करने लगते हैं। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, 2 करोड़ सरकारी नौकरी यानी नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आप हंसने की बात कर रहे हैं तो पहले लोगों को बता दीजिए कि इसमें किस बात पे हंसना है। चुटकुले पे नहीं हंसना है। आपको हंसना इस बात पे है कि बिहार में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चुटकुले को सच मान लेंगे। आपको इस चुटकुले पे हंसना है। जो तेजस्वी और ने वो सुनाया कुछ वो लोग, चुटकुला नहीं था। उस पे बिहार में विश्वास करने वाले यादव मौजूद हैं। इस बात पे हंसना है आपको। मियाँ जी भी मौजूद हैं, ऐसा मत कहिए आप। यादव से मतलब आपकी गजब मनुवादी मानसिकता है भाई। मतलब आरजेडी का जो वोटर है उसको आप कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं कि पीके से? भाई, आरजेडी का जन्म ही एमओआई समीकरण के तहत हुआ था। दर्शकों श्रोताओं, इनकी बात पर ध्यान मत दीजिएगा। केवल यादव यकीन नहीं करते हैं, यादवों में बहुसंख्य यकीन करते हैं, उसी तरह मोमिनों में बहुसंख्य यकीन करते हैं कि हाँ, तेजस्वी भैया बोल रहे हैं तो ठीक है, बोल रहे होंगे, कर दिए होंगे, काहे नहीं कर सकते हैं, राजा आदमी का बेटा है। पैदा हुआ था तो जब पूछते हैं
पैदाइशे के साथ अरबपति हो गया था। काहे कि उस समय इनके बाप स्वनाम धन्य चारा चोर झील है और जॉब नाम की एक नई स्कीम निकले हुए थे, और उसको हमारे भाजपा के विधायक आदरणीय बचोल जी बड़ा अच्छा नाम देते हैं, लैंड फॉर जॉब को। वो कुछ दंड लेकिन टाइप इसमें की ध्वनि इसमें देता है। देखिए इसमें दर्शकों को ये भी बताया जाना चाहिए कि बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला जो कहा जाता है, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप राजनीति के प्रयोग जो होते हैं वो कैसे कैसे प्रयोग हो सकते हैं उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, वैसे प्रयोग यहाँ पे होते हैं। मतलब आप देखिए कि लोकतंत्र, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पे चुनाव से जो है वो जनता जो है वो चुन करके किसी आदमी को राजा बनाती है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा लालू यादव कहते थे, हमने सुना है कि लालू यादव कहते थे। अब देखिए कि बिहार में क्या स्थिति है। तो चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होंगे, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी ने छीन लिया ऐसा नहीं है, लेकिन वोट आप देंगे किसको? तो आपके पास चुनाव करने के लिए राजा साहब का बेटा और बेटी और भतीजा और भतीजी और दामाद और साले और यहाँ तक कि समधी वगैरह भी जो है वो सब होंगे। लालू यादव जिस गोपालगंज वगैरह से चुनाव लड़ते थे वो सब चुनाव की सीट देखिएगा तो उस पर उनके समधी लड़ चुके हैं, बेटी लड़ चुकी है। लालू यादव के परिवार का आप जानते ही हैं कि सारे बेटे बेटियां राबड़ी भाई मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बन चुके हैं, मंत्री जो है वो तेज प्रताप बन चुके हैं, साले दोनों जो हैं वो लोग हो चुके हैं, और भी जितने रिश्तेदार दूर दराज के होंगे वो लोग भी बन चुके हैं। यहाँ तक कि लालू जी के नाम पर लालू चालीसा लिख देने वाले एक व्यक्ति को लालू यादव ने एमएलसी भी बनाया था, ये भी तथ्य है। तो ऐसे टाइप का परिवार है भाई। तो ये जो परिवारवाद है ये अब आपकी स्थिति क्या हो गई है, अब आप वोट किसको देंगे? तो राजा साहब का बेटा जो है वही चुनाव में है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और एक पार्टी में ये राजा साहब वाली स्थिति है ऐसा नहीं है। भाजपा की साइड जाएंगे तो वहां आपको चौधरी जी के सुपुत्र सम्राट चौधरी मिलेंगे, पुराने जमाने में वो भी आरजेडी में हुआ करते थे, आरजेडी से निकल करके फिर जेडीयू में आए, जेडीयू से निकल करके फिर अब भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये भाजपा का हाल है। अगर कहीं जो भाजपा के सहयोगी दलों की बात कर ली तब तो सिर ही पीट लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान है, कौन से वाले पासवान जी के सुपुत्र हैं ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, दो शादियां उन्होंने की थी, लेकिन कौन से वाले के सुपुत्र हैं ये तो सबको पता है। तो पासवान का जो वोट होगा वो इनको ही जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए ना पासवान वोट, असली वाले पासवान को जाना चाहिए या अधूरे वाले को जाना चाहिए, बिहार की जनता अपना तय करती रहेगी। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, पासवान जी से आगे बढ़ते हैं तो मांझी जी पे आते हैं। मांझी जी में भी आपको पता ही है कि उनके दामाद जी, उनके सुपुत्र जी और उनके इसके लिए जी कविता जो उन्होंने लिखी है उस कविता का तो कुछ कहना ही नहीं। दो कविता दो राज्य अगर तो उन्होंने तो आधा दो। पैरोडी बनाई है, उन्होंने तो पैरोडी बनाई है। दिनकर जी की आत्मा छटपटा रही होगी जहां कहीं होगी, वो स्वर्ग में उलट पुलट कर रहे होंगे ससुर मेरे दिन इतने खराब आ गए कि अरे गहरे नेता मेरे लेखन की पैरोडी बनाने लगे। लेकिन बिहार अरे में कम से कम इन्होंने जो पैरोडी बनाई है उसमें वर्तनी वगैरह सही है। पिछले बार जो महानुभाव दिनकर जी का जिक्र कर रहे थे वो रामधारी सिंह बिल्डर बना दिए थे उनको। वो तो खैर रामधारी सिंह बिल्डर और उनसे कुछ कब्जा वब्जा भी करवा दिए थे, कब्जा कर लिया है, छुड़वाना है कहा रामधारी सिंह बिल्डर। तो उनका खैर अलग ये है, लेकिन बिहार की जनता, आप जरा सोचिए कि आपके पास कैसे कैसे विक्रमी नेता सब हैं, और अजब गजब वादों की बात केवल आरजेडी तक नहीं रुकती है सरकार। एक केजरीवाल 2 आए हैं, बिहार की राजनीति को बदलने का दावा कर रहे हैं, 2 साल से घूम रहे हैं, जैसा कि वो बताते हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनकी पदयात्रा में दर्जनों कैरेवान, जो आपने एक मूवी होगी स्वदेश उसमें देखी होगी, या फिर आजकल तो बहुत सारी फिल्मों में दिख जाता है कैरावान, या फिर वैनिटी वैन टाइप की चीज मान ले, मतलब चलता फिरता घर। तो उनके साथ वैनिटी वैन रहती हैं, कैरावान रहता है, 200-300 तंबू लगाए जाते हैं, अच्छे अच्छे सफेद टाइप के एकदम बढ़िया, जो सब
साइंस सिटी वगैरह जो बनता है, जैसे प्रयाग में बना है या जैसलमेर, तो जैसे टेंट अच्छे लगते हैं वैसे ही अच्छे टेंटों के साथ वो घूमते हैं। इन साहब ने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। ये साहब मतलब ये केजरीवाल के भी चचा हैं या केजरीवाल के दादाजी हैं, पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ के एक एटीएम कार्ड दे दिया है साहब। एंडी ब्रो, एक एटीएम कार्ड दिया है बाकायदा, जिस पर कहा है कि 20,000 रुपए परिवार को देंगे। थोड़ा इसको भी आप चर्चा कर दीजिए। नहीं नहीं, आपने आपने अब पीके का जिक्र कर दिया है, तो परिवारवाद और की बात हम कर रहे थे, तो अब पीके की भी याद दिला ही दें। तो 51 जो सीटें घोषित की हैं पीके साहब ने, उसमें से 2 सीटें जो है वो एक है कर्पूरी ठाकुर के पोती जी को। तो कर्पूरी ठाकुर की पोती जो है जागृति ठाकुर, उनको एक मिली है समस्तीपुर से सीट, टिकट वहां से मिला है। इनके बारे में ये आपको समझ लेना होगा कि यहाँ पे परिवारवाद कैसे आता है। तो कर्पूरी ठाकुर साहब जो थे वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे, और पहले गैर कांग्रेसी थे जो बिहार के सीएम बने। गैर कांग्रेसी सीएम बिहार का पहला जो होता है वो कर्पूरी ठाकुर के नाम होता है। तो जननायक जो है वो कर्पूरी ठाकुर का नाम होता है, जो कांग्रेस अभी हथियाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस से ही ये नाम जो है जननायक वो हथियाया था कर्पूरी ठाकुर ने, और अब कांग्रेस जो है वो जननायक टाइटल जो है वो हथिया करके राहुल गांधी को देने की कोशिश कर रही है कर्पूरी ठाकुर से। तो नाई समुदाय अपना समझ ले कि उनके नेताजी के साथ ये ठीक किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। जी, कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक बात ये भी याद दिलानी जरूरी है दर्शकों श्रोताओं कि ही वॉज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं, और उसके एकमात्र चैंपियन जिसको लालू ने हत्याया, लालू ने प्रताड़ित किया, लालू ने जीप तक नहीं भेजी, और अंततः कर्पूरी ठाकुर को ऑब्लिवन में धकेल दिया, और अंततः कर्पूरी ठाकुर अपनी झोपड़ी में मर गए। एड़ियां रगड़ के। ये भी बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लेकिन जी, अभी जो स्थिति है उसमें स्थिति यह है कि कर्पूरी ठाकुर के बड़े वाले सुपुत्र जो है वो जदयू कोटा से केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटे वाले सुपुत्र हैं, 6 बच्चे थे उनके, तो जो सबसे छोटे वाले हैं उनकी सुपुत्री जो है वो जनसुराज के टिकट पर लड़ रही हैं। तो मतलब अगर आप जदयू को वोट दीजिएगा तो भी उधर ही जाएगा, और अगर आप जनसुराज को वोट दीजिएगा तो भी उसी परिवार में जाएगा। तो थाली में घी गिरा भी तो कहाँ गिरा भाई? थाली में घी गिर गया तो कोई बात नहीं, कहाँ गिरा? थाली में गिरा। सुनने में आया है मेरे सिर्फ 4% की सुपुत्री भी हैं इसमें। तो नहीं 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 नहीं, इसलिए उनका 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 जिक्र ऐसे ऐसे साधारण तरीके से नहीं किया जाए। सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट वाली तर्ज पे हमने उनको आखिरी के लिए बचा के रखा है। तो लता सिंह जी का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अस्थावां सीट से वो चुनाव लड़ रही है शायद, मेरे ख्याल से। तो वो जो चुनाव लड़ रही हैं, वो चुनाव कैसे लड़ रही हैं ये समझिए पहले। तो ये आरसीपी सिंह जो थे ये नंबर 2 हुआ करते थे जेडीयू में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उनके बाद प्रशांत किशोर जो है वो थोड़े समय तक नंबर 2 रहे थे जेडीयू में। तो दोनों के पास एक जो सर्टिफिकेट है वो प्रशांत किशोर के पास और आरसीपी सिंह के पास कॉमन है। जदयू में नंबर 2 रहे हैं ये लोग कभी ना कभी, इसका सर्टिफिकेट दोनों के पास है। आरसीपी सिंह की एक दूसरी सुपुत्री है लिपि सिंह, जो एसपी हैं, बिहार में कई जगह पोस्टेड रही हैं। उनके ऊपर जो आरोप रहे हैं वो कैसे कैसे रहे हैं वो आप सुन लीजिए। राजनीति से प्रेरित पिछली बार चुनावों के बीच में ही, विधानसभा चुनावों के बीच में ही दुर्गा पूजा का विसर्जन था, और उसमें उन्होंने एक पोद्दार युवक को गोली मार दी थी। पुलिस ने गोली मार दी थी विसर्जन के दौरान। ये चीज जांच में स्पष्ट हो गई थी कि पुलिस की गोली ही लगी थी उस युवक को, उस बच्चे को। 19 साल के या 17 साल के करीब का था, 17 से 19 के बीच का कहीं का था वो युवक, और बिल्कुल सिर में गोली मारी गई थी। वो तस्वीर लोग भूले नहीं होंगे। तो वो आरसीपी सिंह की सुपुत्री लिपि सिंह वहां पे उस समय मुंगेर में एसपी थी जिस समय ये घटना हुई थी। और वो जब वहां से ट्रांसफर होकर के बाद में वहां से सहरसा पहुंची, तो सहरसा में एक हुआ करते थे पप्पू देव, उनकी पत्नी भी कई बार चुनाव जीत चुकी हैं। और पप्पू देव जो है वो बाहुबली नेता होने के लिए जाने जाते थे। स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़े, काफी आपराधिक छवि उनकी रही है। और उनकी पत्नी चुनाव जीत रही थी, और जदयू के संपर्क में होने का उनका कहा जाता है। और उस पप्पू देव की कस्टोडियल डेथ जब हो जाती है तो उस मामले में भी लिपि सिंह का नाम आया था। और इसके बाद से जो भूमिहार वोटर है वो भी खासे नाराज जो है
वो चल रहे थे, और भूमिहार वोटर्स के भी नाराज हो जाने और भूमिहार लॉबी के नाराज हो जाने के चलते आरसीपी सिंह को आखिरकार जो है वो जदयू में अपनी जो पोजीशन थी उससे हाथ धोना पड़ा। तो यहां तक की कहानी थी आरसीपी सिंह की। तो सब आरसीपी बताया सिंह की ये जो आपने, दूसरी वाली चुप उठ रही बताया है। आपने, सब आपने बताया। मिस्टर 4% नाम था, सो नहीं बताया। हाँ 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 बताइए ना हाँ। प्लीज, ये जिक्र तो बाकी ही रह गया था। बिहार में एक मुद्दा जो नहीं उठ रहा है चुनाव में, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो नहीं उठ रहा है वो तब नहीं उठ रहा है जब यहाँ पर घर में एक इंजीनियर जो है वो करोड़ों के नोट रात भर जलाता है और सुबह नालियां जाम हो जाती हैं, और उसके बाद भी जो है वो करोड़ों के नोट जो है वो बचे ही रह जाते हैं। नालियां जाम हो जाने के बाद भी राख से नालियां जाम हो जाती है, और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। तो इस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है भाई। बिजली के मीटर कोई लगवा के जाता है तो पता चलता है कि जो अधिकारी बिजली के मीटर लगवाने के लिए उस कंपनी को ठेका दे करके गया है, उसे उस कंपनी ने मर्सिडीज कार उपहार में दी है। उसके पास एकदम बिल्कुल रिसोर्ट वगैरह है चंडीगढ़ में। तो भाई भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ होगा, ईमानदारी से ही मीटर हमारे घर में लगाए गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाले मीटर जो है, ऐसा मान लेते हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू है आखिर, तो भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ होगा। तो नहीं, भ्रष्टाचार काहे बिहार में कभी काहे मुद्दा रहा नहीं। भ्रष्टाचार होगा जी? काहे होगा? हम आपके मित्र हैं, हम आपको कल दे दिए एगो मर्सिडीज, तो क्या होगा? ये ठीक सब ठीक। देखिए। तो चलिए अरे वही मान लेते हैं। 2005 के 2005 के पहले कुछ था जी? हम लोग तो सब जानबे करते हैं। हाँ। हम कुछ तो देख भी रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, खाली विकास का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज जो जो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, इन लोग का तो काम है बोलने देना। तो आप भी मर्सिडीज हाँ मत बोलिए, मर्सिडीज वाला बात हटा दीजिए और आगे अच्छा बढ़िए। ठीक। जो चलिए एटीएम जो दिए मर्सिडीज हैं, पीछे पीछे जो मर्सिडीज वाली एटीएम बात दिए हैं, काट देते हैं। मर्सिडीज वाली पीछे जो बात एटीएम काट दिए देते। हैं। नहीं नहीं, पीके जो एटीएम दिए हैं वो तो छोड़िए, पहले पहले आ जाते हैं जमीन वाले मुद्दे पे। तो बिहार हाँ, में जो वो सीओ नाम के अधिकारी होते हैं, सर्कल ऑफिसर वगैरह होते हैं, मतलब जो अधिकारीगण जो लिखते हैं, आपका रसीद काट के आपको देते हैं, ये सब करके जो सरकारी अधिकारी देते हैं क्लर्क टाइप के, वो सब के सब पटना में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काहे धरना प्रदर्शन कर रहे थे भाई? तो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे काहे कि विजिलेंस वाला सब जो है, और जो भ्रष्टाचार रोकने वाली एजेंसियां जो है, वो इन जमीन का जो कागज उगज देखने वाले बाबू लोग हैं, इन लोगों को रोजे अरेस्ट कर ले रही थी। किसी दिन कोई 2 लाख रुपया का घूस लेते हुए धरा जा रहे थे, किसी दिन कोई 50,000 का रिश्वत लेते धरा जा रहे थे। तो कभी डेटा एंट्री पकड़ा जा रहा था, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब जो सरकारी नौकर है वो तो पकड़ा जा रहा था, पकड़ा ही जा रहा था। उसके आस पड़ोस में जितने उसके साथ में काम करने वाले लग्गू भग्गू होते हैं, जो इस पर आए रहते हैं, संविदा पर बहाल हुए रहते हैं, वो तक रिश्वत लेने में पकड़े जा रहे हैं। और उसके खिलाफ ये लोग आ गए कि भाई ये जो विजिलेंस हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, ये बहुत सख्त कार्रवाई है। हम लोग अकेले थोड़े रिश्वत लेते हैं, सब न लेता है। सब पे कार्रवाई कीजिए, खाली हम ही लोग पे कार्रवाई काहे हो रहा है? इस मांग को लेकर के ये लोग पटना में आकर के अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये है भ्रष्टाचार की स्थिति बिहार में, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये मुद्दा दर्शकों चुनाव में श्रोताओं, कभी बना नहीं। अगला वीडियो जो हम करेंगे वो बिहार के अनदेखे मुद्दों पर। हम लोगों ने कई बार बात की है, भ्रष्टाचार की बात इन्होंने बता दी। दिन दहाड़े खुलेआम डकैती चल रही है, लेकिन बिहारियों को इससे मतलब नहीं है। पीके जैसा भ्रष्ट, पीके जैसा आचरणहीन, पीके जैसा केजरीवाल नंबर 2, वो आके दिन दहाड़े एटीएम बांट दे रहा है। उसी अच्छा, तरह ये जो एटीएम बांटने वाला है ये कितना इलीगल है ये सोचिए। पहली बात तो आप पैसे देने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए ये इरादा जो है वो इलीगल हो जाता है। दूसरी चीज ये कि भाई अब तो आचार संहिता वगैरह भी लागू हो चुकी होगी, क्योंकि चुनाव की तारीख वगैरह का ऐलान तो हो चुका है। तो अब अगर बांट रहे हैं तो अब तो और ज्यादा इलीगल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये आता है कि जिस एटीएम कार्ड से कुछ होना ही नहीं है, न तुम्हारी सरकार बनेगी, न मतलब कोई ऐसी गारंटी होती कि अरे तुम्हारी सरकार बन रही आनंद है और भाई, सरकार बन आनंद जाएगी तो ये लागू हो जाएगा। तो आनंद भाई, ये आनंद भाई, तो 430 सीधे आनंद भाई, सीधे है। आनंद भाई, अच्छा, बन गई पीके पे सर, 420 के बन गई मुकदमे पहले सरकार। से भी है। वो तो है 420 के ही, मुकदमे जो है वो पीके पे पहले से भी है। अगर कोतवाली वो थाने तो के है। एफआईआर वगैरह की लिस्ट देखी जाए तो पीके पर 420 के एफआईआर और भी निकल आएंगे, यहाँ पटना की कोतवाली थाना में अगर चेक कर लिया जाए तो। आनंद भाई,
टीके की सरकार बन गई। वो हर एक को 20,000 अपने गुह्यतम छिद्र में से ला के देंगे, जो असूर्यम पश्य है, जिसने कभी उजाला नहीं देखा, क्या वो वहां से ला के दे देंगे? मान लीजिए चारा चोर के बेटे की फुल फ्लेजेड मेजोरिटी से सरकार बन गई, मैं कहता हूं बन गई, हर एक आदमी को एक परिवार से तुम नौकरी दे दोगे यार? तुम्हारा दिमाग वमाग खराब है? तुम कह क्या रहे हो? तुम सोचते भी नहीं हो। और इसी से बिहार की जनता को यह समझना चाहिए कि आपको कितना मूर्ख समझा जाता है। आपके पास कोई भी नेता आता है, एक एटीएम कार्ड जैसी चीज दे देता है, आप उसको लेके 20,000 मिलते ही, 20,000 मिलते ही, अरे न मिलते ही, कैसे मिलते ही? ये सवाल पूछना चाहिए। आप नेताओं से पूछिए ना कि विजन क्या है, बॉस पॉलिटिक्स क्या है तुम्हारी, कैसे दोगे, कैसे करोगे, 2 करोड़ नौकरियां कैसे लाओगे? 20,000 को आप 14 करोड़ से गुना कीजिए दर्शकों, सोच लीजिए कितना होगा। इतने पैसे कहां से लाएंगे प्रशांत किशोर? आपका बजट कितने का है साहब? आपका कितने का है? पूरे देश का बजट बजट उतने मतलब का नहीं होगा साहब। बजट मतलब आपके राज्य की औकात। तो आपके राज्य की औकात क्या है, हैसियत क्या है, कुव्वत क्या है, कुव्वत? इसलिए दर्शकों और श्रोताओं, अगला वीडियो हम इसी पर करेंगे कि लोग भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, लोग खुलेआम। कल पप्पू यादव ने चोरी और सीनाचोरी का और छिनरई का ऐसा नायाब उदाहरण पेश किया है। वो पैसा बांट रहे थे आदतन, और उस पर जब उनको कहा गया कि आचार संहिता लागू है और आप पर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को राहुल और उसके गिरोह ने गालियां दे देकर इतना कमजोर कर दिया है। आपको और मुझे सोचना है, अगली सरकार बनानी है। और अब आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें हम ये भी बताएंगे कि किसको वोट देना चाहिए और किस सीट पर देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, ये भी बताएंगे। हमारा काम क्या है? अगर हम खुद को बुद्धिजीवी कहते और मानते हैं, अगर हम खुद को पत्रकार कहते और मानते हैं, तो समाज के एक वर्ग को दिशा दिखाना हमारा काम है। और ये किसी अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, ये वही कल जो मैंने क्विज किया था, आज तक जवाब नहीं आया उसका, आज फिर वही क्विज दोहरा रहा हूं। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने, और ईमानदारी से बताइएगा, सत्य निष्ठा से बताइएगा कितने कर्तव्य आपको याद है। फिलहाल इतना ही। व्यालोकवाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह से दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। थोड़ा सा लाइक्स और सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। मेरी बात, आनंद जी की बात, हमारी टीम की बात और भी जगहों पर पहुंचेगी। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी बातचीत की पहली सूचना आप तक पहुंचे। आनंद ब्रो, एंडी ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बातचीत की। दर्शकों, एक छोटा सा विराम लेंगे, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।